पिछली कड़ी जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, पिछली कड़ी में हम शुई के केस का जिक्र कर रहे थे, जिसकी मृत्यु 4 साल की उम्र में पानी में डूबने से हुई। लेकिन यहाँ पर शुई के चाचा जी और उसके भैया और शुई यानी जिसका रीबर्थ अम्पन के नाम से हुआ है, इनके बयानों में कुछ डिफरेंस था, क्योंकि शुई के चाचा जी का कहना था कि शुई की मृत्यु पानी में डूबने से हुई। शुई का भाई शुआ, जो कि उस वक्त 8 साल का था, उसका कहना भी यही था कि पानी में डूबने से हुई। लेकिन शुई, जिसका रीबर्थ अम्पन के नाम से हुआ है, वो कहते कि नहीं, मेरी मृत्यु पहले मुझे सांप ने काटा, उसके बाद मेरे भाई ने मेरा पाँव खींचकर मुझे पानी में वो ले गया और मेरी मृत्यु हुई। अब ये जो भिन्नता है सबके बयानों में, इसकी वजह ये समझ आती है कि शुई के चाचा जी को, उनके पापा जी को, उनके भैया को, किसी को ये पता नहीं होगा कि शुई को सांप ने काटा है, क्योंकि उस इलाके में पानी के सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में है और अक्सर लोगों को सांप डसते रहते हैं। अब अम्पन ने जो कहा, उसने कहा कि वो शुआ के साथ खेल रहा था और अम्पन ने आगे कहा कि शुआ शुई के पैरों को खींच रहा था। फिर उसने कहा कि मतलब खेल खेल में बच्चे एक दूसरे का पाँव खींच रहे होंगे। शुआ उस वक्त 8 साल का है, तो वो फिजिकली तो शुई से ज़्यादा ताकतवर होगा ही। तो फिर उसने कहा कि मुझे मेरे दाहिने पैर पर एक सांप ने काट लिया था और फिर मेरी मृत्यु पानी में गिरकर डूबकर हुई। यानी पहले उसको सांप ने काटा होगा, फिर खेल खेल में शुआ ने उसको खींचा होगा, उसके चीखने चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया होगा और फिर उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हो गई। लेकिन परिवार को सिर्फ ये पता है कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। यान स्टिफनेस ने ये चीज़ भी नोट करी कि जो थाई जल मार्ग है, वहाँ पर पानी के सांप बहुत मात्रा में है और वो बहुत घातक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो काट लेते हैं तो हमेशा पैर में सूजन भी दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से कुछ शुई के साथ हुआ होगा, उसे भी पहले सांप ने काटा होगा और उस काटने के निशान पर शायद किसी ने गौर नहीं किया और शायद सूजन आई ही नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं चला। अब ये सारी घटना किस प्रकार से रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाते हैं यान स्टिफनेस। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि सांप के काटने से जो जहर निकलता है, उसके प्रभावी होने के लिए पर्याप्त समय रहा होगा। शुई एक पल के लिए किनारे पर मौजूद था, फिर अचानक गायब हो गया। उसके बाद वो पानी में मृत पाया गया। तो यान ये परिकल्पना करते हैं कि शायद शुई क्लोंग में सांप को देखकर चौंक गया होगा और उसने भागने की कोशिश की होगी, जिसमें उसका पैर फिसल गया होगा और इस तरह से खेल खेल में बच्चे की मृत्यु हो गई। और आज भी अम्पन को सांपों का डर बहुत है। ये जो उसकी याददाश्त है कि उसे पानी में एक सांप ने काटा, ये वही याददाश्त है जिसकी वजह से आज भी उसके मन में सांपों को लेकर डर है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अम्पन ने अपने बड़े भाई शुआ को पहचान लिया। अब शुआ तो जवान हो चुका है और वो बहुत भिक्षु बन चुका है, चेहरे मोहरे में बहुत परिवर्तन आ गया होगा। वो तो उस वक्त बच्चा हुआ करता था 8 साल का, तो उसके चेहरे मोहरे में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया होगा, लेकिन फिर भी अम्पन ने उसे पहचान लिया। तो यहाँ पर जैसे मैंने पिछली कड़ी में भी जिक्र किया था, इस चीज़ का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन जो हमने इस केस को समझाया उसके आधार पर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुई, चाहे उसने अम्पन के रूप में बर्थ ले लिया, लेकिन इन वक्त में भी, जब तक उसका अम्पन के रूप में उसने जन्म लिया, इस वक्त में भी वो कनेक्टेड रहा है अपने पास्ट बर्थ के परिवार से और वहाँ पर क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, उसकी मृत्यु के बाद क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, उस सब की जानकारी उसे रही है। और ये अकेला केस नहीं है इस तरह के ढेरों केस हैं जिसमें बच्चे रीबर्थ भी ले लेते हैं, लेकिन उनके रीबर्थ लेने के बाद उनके परिवारों में, पिछले जन्म के परिवारों में क्या चल रहा है, उन्हें सब पता होता है। अब यहाँ पे जब अम्पन की मुलाकात हुई शुआ से, जो कि बहुत भिक्षु बन चुका है, जब अम्पन अपने पिछले जीवन के घर में पहुँचता है तो उसके बाद उसे बैग पली नोई इस नाम का एक मंदिर है, उस मंदिर में ले जाया जाता है। ये वही मंदिर है जहाँ पर शुई को दफनाया गया था और आज शुई का भाई शुआ वहाँ पर भिक्षु के रूप में रह रहा है। तो मंदिर में दर्जनों लोग थे, पूरा ढेर सारे भिक्षु बैठे हुए थे, लेकिन उसमें से बड़ी आसानी से अम्पन ने जाके शुआ को पहचान लिया, बड़ी आसानी से, और उनके गले लग के रोने लगा। उसी ग्रुप में शुआ का एक चचेरा भाई भी था, उसने उस चचेरे भाई को भी पहचान लिया बड़ा इजीली। और उसी ग्रुप में एक लड़का और था जिसका नाम था साग, और वो
मतलब इनके किसी जान पहचान के व्यक्ति का पुत्र था, उसे भी उसने बड़ी आसानी से पहचान लिया, जबकि वो उसके मित्र की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन उस 4 साल के बच्चे ने उसे भी बड़ी आसानी से पहचान लिया कि ये उन अंकल का बेटा है। अम्पन की मुलाकात जब शुआ से होती है तो उसने शुआ को डांटा भी। उसने जोर देकर एक बात बोली कि जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, जो घटनाएं घटी, उसमें एक वजह शुआ ने उसका पैर खींचा पानी में, ये भी थी। और इस बात पर उसके चाचा ने मोहर लगाई। उन्होंने कहा, हाँ, दोनों बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे और खेल खेल में शुआ शुई का पैर खींच रहा था, ये तो मैंने देखा था। लेकिन जो शुआ था उसने इस बात से इनकार किया। 8 साल का बच्चा, जब उससे पूछा गया था कि बेटा आपने बच्चे को पानी में खींचा, तो उसने मना किया। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो उस वक्त 8 साल का बच्चा था, तो वो डर गया होगा कि मेरी वजह से मेरे भाई की मृत्यु हो गई। डर के मारे उसने झूठ बोला कि नहीं, मैंने पैर नहीं खींचा, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब जैसे कि जितने भी पूर्व जन्म के केस होते हैं, सब में ये सामान्यता बात होती ही है कि बच्चे सब कुछ बताते हैं अपने पास पद के बारे में। वैसे ही अम्बर ने भी बताया, उसने सब कुछ बताया कि कौन उसके माता पिता को पहचान लिया। यहाँ तक बताया कि मेरे घर में 2 लाल रंग के मर्तबान होते थे, 2 कुत्ते होते थे, 3 भैंसें होती थी, यहाँ पे एक पेड़ होता था। वो सब चीज़ें अब नहीं हैं, भैंसें मर चुकी हैं, कुत्ते नहीं हैं, पेड़ कट चुका है, लेकिन इन सब चीज़ों को उसने पहचान लिया। यहाँ तक कि उसकी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसके शरीर को कहाँ दफनाया गया, ये भी उसने बताया। यानी जब उसके शरीर को दफनाया जा रहा था, तब वो देख रहा था कि उसे कहाँ दफनाया गया है। इसी तरह से जब अम्पन को उसके घर ले जाया गया, तो उसने अपनी माँ को तो देखते ही पहचान लिया और गले लग के रोने लगा। लेकिन उसके पिता उस वक्त घर पे नहीं थे, वो नाव पे कहीं गए हुए थे, और नाव पे वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 3-4 दोस्त और भी थे। तो जब अम्पन को वहां ले जाया गया, तो उन 3-4 आदमियों में से एक कौन से उसके पिता है, उसने फौरन अपने पिता को पहचान लिया। उसने अपनी बहन को भी इजीली पहचान लिया, अपनी संपत्ति को भी पहचान लिया। उसने ये भी कहा कि हमारे तो 2 घर हुआ करते थे, हमारे तो एक केले का पेड़ था, एक नारियल का पेड़ था। ये सारी बातें सही हैं, उस वक्त ये सब हुआ करता था। खैर, ये सब तो हो गई बड़ी मामूली बातें। हर पुनर्जन्म के केस में ये सामान्यता होता ही है। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं। शुआ की मृत्यु और अम्पन का जन्म, इसके बीच का वक्त आत्मा ने कहाँ गुजारा। अब ये जो स्वर्ग का अनुभव है अम्पन का, ये थोड़ा सा अलग है। शायद ज़्यादा याददाश्त में भी नहीं रहा होगा अम्पन के। तो यान स्टीफनेस की मुलाकात हुई थी अम्पन से 66 में। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या तुम्हें पता है कि 1950 में शुई की मृत्यु हुई और 1954 में अम्पन का जन्म हुआ। ये जो बीच के 4 साल का वक्त है, उसमें क्या हुआ। इस पर अम्पन ने कहा कि शुई के डूबने के बाद जब उसके शरीर का संस्कार कर दिया गया, तब एक व्यक्ति उसे लेने आया। वो उसे किसी दूसरी जगह पर लेकर गया। वहाँ पर और भी व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, और वहाँ उसका परिचय एक हेडमैन से भी कराया गया। फिर वही एक दूसरा व्यक्ति शुई को स्वर्ग में लेकर गया। स्वर्ग में बड़े आकार का काले रंग का एक तीसरा व्यक्ति उससे मिला, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और उसे याद था कि वो बहुत दयालु था। और फिर वो दूसरा आदमी उसे दोबारा पहले आदमी के पास ले गया। फिर अम्पन कहता है कि उसे एक फल दिया गया और उस फल को खाकर उसका पुनर्जन्म हुआ। अब अम्पन के इस बयान में कितनी सत्यता है, क्या कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि शायद अम्पन बिल्कुल भूल चुकी है अपने उस जो अनुभव है उसका, उस 4 साल के पीरियड को। और जो ये बता रही है वो शायद किसी स्वप्न की तरह कुछ कुछ सी झलकियाँ उसे याद हैं, ये वो बता रही है, ऐसा मेरा विचार है। अब यहाँ पे किस तरीके से जब हम एक शरीर में जन्म ले लेते हैं, तो सामाजिक नियम जिस तरीके के हैं वो कैसे हावी हो जाते हैं हम पर। जैसे कि शुई तो 4 साल का बच्चा ही था, तो उसे क्या पुरुष के रूप में और महिला के रूप में उसका क्या जीवन है, उसे क्या पता। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक लड़के के रूप में उसका जन्म था, शुई के रूप में, और अम्पन एक बच्चे के रूप में उसका जन्म हुआ, तो उसके अंदर अपने बचपन में पुरुषों के समान गुण थे। जैसे कि वो लड़कों की तरह कपड़े पहनना पसंद करती थी, पैंट पहनना उसे पसंद था, बाल छोटे रखना उसे पसंद था। अम्पन लड़कों के साथ ही खेला करती थी, और लड़कों जैसे गेम ही खेला करती थी, कबड्डी, मुक्केबाजी, लड़कियों वाले गेम भी नहीं खेलती थी। 68 में अम्पन उस वक्त 14 साल की थी। तो यान से दोबारा उनकी मुलाकात हुई ना। ये देखिए यान कितने
अपनी उनकी इन रिसर्च को बहुत हमें एक रिस्पेक्टफुल वे में देखना चाहिए कि एक बार जब वो किसी इस तरह के केस से गुजरते थे, उस पर रिसर्च करते थे, तो ऐसा नहीं कि वो उसे भूल जाते थे। जैसे कि अम्पन से वो मिले 66 में, उसके बाद वो दोबारा उससे मिले 68 में। वो नज़र रखते थे अपने केस पर, बार बार उनमें क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उस पर नज़र रखते थे, क्योंकि उनकी रिसर्च में बहुत एक गहरी नॉलेज है, सत्यता है। हमारे सामने तो एक निचोड़ निकल के आ जाता है, लेकिन यान स्टिफनेस का ये 40 वर्षों का एक लंबी रिसर्च के बाद निकाला गया निचोड़ है। खैर, यान 68 में दोबारा मिले अम्पन से। उस वक्त अम्पन 14 साल की लड़की थी, लेकिन जब इंटरव्यू लिया यान ने तो एक बार उसने फिर यही बोला कि वो लड़का बनना चाहती है, क्योंकि लड़कों के जीवन में ज़्यादा आज़ादी होती है। ये लफ्ज़ थे उस बच्ची के। यान ने एक चीज़ और नोटिस करी कि अम्पन का जो उठने बैठने चलने का तरीका था वो मर्दाना स्टाइल था। 69 में अम्पन मुक्केबाजी करती थी, और उस वक्त भी 69 में 15 साल की थी, उस वक्त भी कहती थी नहीं मुझे तो लड़का बनना है। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हो गई तब भी उसे लड़कों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये शुई के रूप में उसका जो जन्म हुआ, 4 साल की बच्ची ही थी उस वक्त, बच्चा था वो, तो उस वक्त का क्या उसका एक पुरुष के रूप में क्या डेवलप हुआ होगा, लेकिन शायद ये पास्ट बर्थ के संस्कार रहे होंगे। और 4 साल के बच्चे को तो क्या समझ होती है, शायद एक 6 महीने साल जो उसके थोड़े समझदारी का वक्त रहा होगा, उसमें उसने नोटिस किया होगा कि लड़कों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है, लड़कों का जीवन ज़्यादा बेहतर है और मैं एक पुरुष हूँ, ऐसा कुछ उसने फील किया होगा। और कुछ पूर्व जन्म भी शायद उसने पुरुष के रूप में जिए होंगे, इस वजह से अम्पन के रूप में उसका बिहेवियर ऐसा था। बाद में अम्पन ने थाईलैंड में ही एक अमेरिकी सैनिक तैनात था, उसके साथ विवाह कर लिया और बाद में वो कैलिफोर्निया सेटल हो गए। अम्पन का केस तो यहीं ख़त्म होता है। अगली कड़ी में मैं पॉल डी के केस का जिक्र करूंगी, और पॉल डी का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व ही अपने परिवारजनों को बता दिया कि वो अपने घर के पास ही जन्म लेने वाला है, और ये भी बता दिया कि जब वो जन्म लेगा तो वो कुछ निशानियां बताएगा कि वो ही है। ये एक इस तरह की बात को क्लियर करता है, जैसे कहते हैं ना कि जब आपका जीवन ख़त्म हो जाता है इस धरती से, आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव कुछ दिनों में होते हैं, तो आपका जो इस दुनिया के साथ आपका जो कनेक्शन है, इस शरीर के साथ, इस भौतिक दुनिया के साथ, वो टूटने लगता है, और आपका जो कनेक्शन है वो उस सोल वर्ल्ड के साथ जुड़ने लगता है। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं जब ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केस हैं इस तरह के। ये मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे इस तरह के केस हुए हैं, ढेर ऐसे केस हुए हैं जिसमें व्यक्ति जब अपनी मृत्युशैया पर होते हैं तो वो डिस्कनेक्ट होने लगते हैं अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, अपने परिवारजनों से, सबसे, और वो दूसरे वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने लगते हैं। कुछ देखना, या अपने पूरे अगले जन्म के बारे में ही बताना शुरू कर देना, या कुछ रहस्यमयी चीज़ों के जिक्र करने शुरू कर देना, ऐसा कुछ होता है। बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं। पॉल डी का केस भी उन्हीं में से एक है। इस चीज़ को सरल भाषा में समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रात को हम सोते हैं ना, निंद्रा को क्या कहते हैं? आधी मौत कहते हैं। उस वक्त क्या होता है, हमारा कॉन्शियस मन चलना बंद हो जाता है, हमारा सब कॉन्शियस मन ज़्यादा चलने लगता है, तो कई बार हमें सपनों के माध्यम से कुछ सिग्नल मिलने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के साथ भी होता होगा। उसका भी चेतन मन चलना बंद कर देता है और सब कॉन्शियस मन सोल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, और बहुत कुछ जो अनदेखा है, जो हमें नहीं दिख रहा, उन्हें दिखने लगता है। पिछली वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की शिकायत आ रही हैं कि हमें अगली कड़ी नहीं मिलती है। तो अब तक तो जो गलती मैंने करी, लेकिन आगे जो दोनों ही चैनल्स पर, पाथ ऑफ पीस पर भी और हैप्पीनेस पर भी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछली वीडियो का लिंक शेयर कर दूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, लेकिन इस ज्ञान कार्य को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में
स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन